बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुरान नुक्ता के साथ आपका मेज़बान आमिर हाशमी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे मेहमान जनाब मुश्ताक मौल साहब जो कि नामवर कानूनदान हैं पाकिस्तान के। मौल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौल साहब कैसे हैं? खुराफियत से हैं? मेहरबानी सर, थैंक यू मौल वेरी साहब आजकल जो देखें यंग हमारे वकला के हवाले से माशाल्लाह उसमें अरसे दराज से आप उनकी खिदमत कर रहे हैं वकला की जो है ना पूरी बार की, बल्कि जितने भी मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपकी हैं मेरे ख्याल में किसी के पाकिस्तान में ला के जो है ना नहीं होंगे। शुक्र अल्लाह का। तो ये है कि जितने जाते हैं यंग मैन जो है ना अब आजकल जो है ना वो सीधा जो स्टे अगर कोई आता है कोई स्टेटस को आता है जाके एप्लीकेशन उसमें वो ग्रांट करवानी है ऑनरेबल जजेस से जो है ना, तो वो जाके कहते हैं जी सर मेहरबानी करें, ये करें वो करें। तो उनकी इंग्रेडिएंट्स को आपके पास ना वो प्रॉपरली या तो उनको समझ नहीं होती, तो या ये है कि वो उनको प्रॉपरली टीचर नहीं मिला होता, वो गाइड नहीं कर पाते। पहले तो उनको आज उनके लिए आज यंग वकला के लिए मैं जनाब से क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताएं जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, फर्स्ट ऑल प्रेमा फचाई, इससे क्या मुराद है? देखें, वो कई लोग आते हैं ना हमारे पास जी तो वो कहते हैं जी सानू स्टे लै दियो, केस रहन दियो। ठीक है जी, बिल्कुल सही। तो स्टे एप्लीकेशन होनी है, ठीक है, अलांग विद द मेन सूट। ठीक है, वो सूट फॉर डिक्लेरेशन हो सकता है, ठीक है, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन हो सकता है, स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू सेल होता है, या कोई दीगर किस्म का कोई सूट बिल्कुल हो सकता जाना। है। तो उसमें आगे आएगी एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC। जी अब रूल 1 एंड 2 CPC जो है वो टेम्पररी इंजंक्शन को डील करता है। ठीक है और टेम्पररी इंजंक्शन जी का जो एक प्रिंसिपल्स है जी वो स्टे ग्रांट हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि दावा अल्टीमेटली आपका डिग्री होगा। ठीक है, स्टे ग्रांट होने के बावजूद आपका दावा खारिज हो हो सकता सकता है। ठीक है, है, या स्टे एप्लीकेशन डिसमिस होने के बावजूद आपका दावा डिग्री हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, कोई भी ये नहीं है। ठीक है, वाइस वर्सा कुछ ठीक भी है, हो सकता है। ठीक है अब स्टे के लिए जी एक शुरू में इंटरम स्टे आता है, ठीक है, उसके बाद उस ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन ने फाइनली डिसाइड होना है, ठीक है, आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने के बाद जी ये ऑर्डर 43 रूल 1 CPC के तहत अपीलेबल ऑर्डर है। ठीक है, आप अगर अग्रीव्ड हैं, ठीक है, चाहे एक्सेप्टेंस से ठीक है, चाहे इसकी रिजेक्शन से, रिजेक्शन से यानी एक्सेप्ट होगी तो वो दूसरी पार्टी तो डिफेंडेंट अग्रीव्ड हो जाएगा, ठीक हो गया, रिजेक्ट हो जाएगी तो तो प्लेंटिफ ही अग्रीव्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो हैं इसको अपील में ठीक है चैलेंज कर सकते हैं जी बिफोर द फोरम, आइदर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट ठीक है, और बिफोर द हाई कोर्ट, जिसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन एपलेट वाली होगी। ठीक है वो पुरानी वैल्यू ज़रा कम थी, जी आजकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसलिए अब तकरीबन अपील जो है हर केस जो है वो यानी 25 करोड़ हो गई हुई है। अब 25 करोड़ से डिस्ट्रिक्ट जज की पेक्यूनियरी वैल्यू जो है, ठीक है, अब 25 करोड़ से कोई एक्सेप्शनली केस होगा जो ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब वो सूट फॉर डैमेजेस तो हो सकता है, उसमें तो मर्जी है ना कि आप 5 अरब लिख दें, ठीक है, 10 अरब लिख दें, जी आगे अदालत कितना डिग्री करती है या नहीं करती वो अलग सिचुएशन है। लेकिन बाकी तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो जनरली 25 करोड़ से बड़ा कम ही एक्सेप्शन है जो जायद हो जी। मतलब फर्ज करें 25 करोड़ से ज्यादा की खरीदता भी है तो वो रजिस्टर्ड सेल डीड करवाते हुए अपनी वो टुकड़ों में उसमें फीस बचाते हुए रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वो कम लिखवाता है। ठीक है, मतलब 50 करोड़ वाली शायद वो 10 करोड़ लिखवाए उसकी वैल्यू जो है। तो इसलिए वो तकरीबन आजकल डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही अपील होगी। ठीक है, इन 99% केसेस, कोई 1% में ऊपर चली जाएगी वो एक्सेप्शन है। तो उसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1, द पिटिशनर प्लेंटिफ हैज ए गुड प्रिमा फेसी केस। ठीक है, नंबर 2, द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन फेवर ऑफ द पिटिशनर प्लेंटिफ। ठीक है, Number 3, if stay period is not granted, then the petitioner plaintiff shall suffer an irreparable loss and injury. ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको, तीनों में एक भी मिसिंग होगा तो टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने का आपका केस नहीं बनेगा। अगर तीनों बेयक वक्त को एग्जिस्टेंट ठीक है होंगे तो फिर आपको स्टे ग्रांट किया जाएगा। ठीक है,
अब प्रेमा फेशी केस जी, बाद नजर में बड़ा अच्छा केस है जी। अब वो हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें देखना है जी। मसलन फर्ज करें आपने सूट फॉर डिक्लेरेशन किया हुआ है जी कि मुझे इसका ओनर डिक्लेयर किया जाए प्रॉपर्टी का जी, ठीक है। अब ओनर डिक्लेयर करने के लिए कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि किस क्लेम पर आप कह रहे हैं कि मुझे ओनर डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है जी, मतलब मैं इस कोठे में बैठे हुए हैं, मैं इसी का कल जाके दावा कर देता हूं कि आई मे बी डिक्लेयर्ड एज लॉफुल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो दावा तो हो सकता है जी, हो भी जाएगा, ठीक है। बट आई हैव नो डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट इन माय फेवर, ठीक है, या कोई एग्रीमेंट या कुछ किसी किस्म का, या कोई इनहेरिटेंस क्वेश्चन, ठीक है। यानी किसी ना किसी स्टेज से कुछ ना कुछ मेरा राइट एस्टेब्लिश होता हो, तो देन आई हैव ए प्रेमा फेशी केस, ठीक है, देन आई हैव ए गुड प्रेमा फेशी केस। जब आपके पास कुछ न कुछ आपके पास मौजूद हो टाइटल के लिए, ठीक है, या फ्यूचर में उसके टाइटल मिलने की भी एक प्रेमा फेशी उम्मीद हो, ठीक है, कि जी इनहेरिटेंस में है तो सर्टनली इसके वालिद के नाम था, कुछ को मिलेगी मिलेगी, ठीक हो गया, ठीक है जी। कोई और इस किस्म का है तो वो देखा जाएगा, इससे पता चलेगा कि प्रेमा फेशी केस है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, उनमें देखा जाएगा। कोई आप सेट प्रिंसिपल नहीं कर सकते कि ये प्रेमा फेशी है तो ये प्रेमा फेशी नहीं है। इस तरह बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये है, उर्दू में इसको कहते हैं तवाज़ुन सहूलत, ठीक है। फर्ज करें एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, आप चले जाते हैं कि जी इसको स्टे दिया जाए, स्टॉप किया जाए, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, इसको स्टॉप किया जाए। अब अदालत उसका स्टे दे देती जी। 1 जुलाई को ईच ईयर न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब न्यू ईयर शुरू हो जाएगा तो पुराने फंड जो गवर्नमेंट के आए होते हैं जी, वो लैप्स कर जाते हैं, चाहे अगर यूज नहीं हुए हुए थे, ठीक है। तो यानी पैसे होने के बावजूद वो जाया हो गए, बिल्कुल जाया हो गए। अब रोड पर वो खर्च नहीं हो सकेंगे जी, आपने स्टे दे दिया, स्टे में टाइम 6 महीने गुजर गया जी, ठीक है। बाद में 1 जुलाई के बाद आपने वो स्टे खारिज कर दिया, ठीक है, लेकिन पैसे अब खत्म हो चुके हैं, जो पैसे उस सड़क के लिए थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है पिटिशनर प्लेंटिफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस डज नॉट लाई इन फेवर ऑफ पिटिशनर प्लेंटिफ, क्योंकि ये तो इनकन्वीनियंस हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के बजाय इनकन्वीनियंस हो जाएगी अगर स्टे ग्रांट कर दिया जाए, ठीक है जी। अब होना क्या चाहिए कि बनने दे सड़क। फिर दूसरा बात यह है कि सड़क बनेगी या कुछ बनेगा तो एक जनरल पब्लिक को फायदा होगा जी। आप स्टे दे देंगे, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी टूट जाएगी, किसी का कोई टायर पंक्चर हो जाएगा, यानी टूटी फूटी सड़क के तो अपने प्रॉब्लम है ना, ठीक है, ठीक है जी। हम मोटरवे पर जाएं तो एंजॉय करते हुए जाते हैं, बिल्कुल सही। जीटी रोड पर जाएं तो टेंशन में जाते हैं, तो इसलिए ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, ठीक है। देन इररिपेरेबल लॉस जी, इररिपेरेबल लॉस मसलन व्हेन द लॉस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, तो वहां समझे कोई इररिपेरेबल लॉस नहीं है आपको, अच्छा, ठीक है जी। जहाँ पे कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी हो जाए, ठीक है, यानी स्टे आपको नहीं दिया जाता तो कल को आपका लॉस जो है कैलकुलेट हो जाएगा जी 10 लाख का इसको नुकसान हुआ है, ठीक है, तो फिर स्टे ग्रांट नहीं करना चाहिए, अच्छा। तो और जहां इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटेड मनी ना कैलकुलेट हो सके, मतलब फर्ज करें इसी सड़क के स्टे दे दे तो मैं कहूंगा कि मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है जी। दूसरा बंदा कहेगा मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है। चौथा कहेगा मुझे 5 करोड़ का हुआ है। आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सके, ठीक है, कि इतना लॉस हुआ है जी उसको, हुआ है। कोई नहीं है आपके पास, ऐसा पैमाना नहीं है तो फिर इसका मतलब है स्टे ग्रांट कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कोई पैमाना है आपसे,
ठीक है जी। मसलन आपने मनी की सूट किया हुआ है या कुछ किया हुआ है रिकवरी का, तो अगर स्टेज 2 नहीं किया जाता या कुछ है जी, तो इसका मतलब है कि एक वो कैलकुलेट हो सकती है जी अमाउंट जो है सारा कुछ, ठीक है। तो जहाँ अमाउंट हो जाए फिर स्टे नहीं ग्रांट करना चाहिए, ठीक है। जहाँ ना हो वहाँ स्टे ग्रांट होना चाहिए। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स को एग्जिस्टेंट, ठीक है, एट सेम टाइम तीनों अवेलेबल होंगे तो स्टे ग्रांट होगा। यही इंटरम स्टे ग्रांट करते हुए भी यही प्रिंसिपल है, ठीक है। और अल्टीमेट भी फाइनली जब ये आर्डर 39 रूल 192 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी है वहां भी यही है, ठीक है। अगर कोई अग्रीव्ड है तो एपलेट कोर्ट में भी यही है, ऊपर जाता है तो रिविजनल कोर्ट में भी यही है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो प्रिंसिपल यही तीनों डिस्कस होंगे, प्रिंसिपल यही होंगे। हाँ, हो सकता है एक कोर्ट ने वो, जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है हर केस का, ठीक है। सिविल जज ने कहा ये प्रीमा की केस नहीं बनता, ठीक है। एपलेट कोर्ट कहेगी ये प्रीमा की केस बनता है, ठीक है। तो उसको रिवर्स करते हुए भी वो तीनों इंग्रेडिएंट अदालत कहेगी बनते हैं, ठीक है। इसको अवेलेबल थे, नीचे ट्रायल कोर्ट ने गलत ये होल्ड किया है कि इसके 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये अवेलेबल नहीं थे इसको। लोकस स्टैंडाई से क्या मुराद है? लोकस स्टैंडाई राइट टू सू, ठीक है, यानी आपको क्या हक है ये दावा दायर करने का, ठीक है। किस राइट की बेस पर आप दावा दायर कर रहे हैं, ठीक है। ये सूट की आपके इंग्रेडिएंट है उसमें, ये यानी बेसिकली एंटाइटलमेंट आपकी, ठीक है, राइट टू सू, ठीक है, कि उसको आगे काज ऑफ एक्शन में कह लें कि क्यों आपको काज ऑफ एक्शन अक्रू हुई है, ठीक है। मसलन अब एग्रीमेंट टू सेल आप और मैं कर लेते हैं जी इस प्रॉपर्टी का जी, तो इसका मतलब है आप वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करते, ठीक है, तो आई हैव राइट टू सू, ठीक है। मेरा लोकस स्टैंडाई क्या है? टू फाइल ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्म एग्रीमेंट टू सेल और विद टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है, ठीक है, कि फर्दर भी आप एलियनेट ना करें वरना कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगी जी। तो वो राइट टू सू मुझे अक्रू हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल जो है ना, ठीक है जी। इसी तरह आपको का कोई डिनाई कर रहा है कोई राइट जी, ठीक है, सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है कि जहाँ राइट डिनाई हो आपका तो यू कैन फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन, फॉर डिक्लेरेशन ऑफ दैट राइट। तो वो राइट टू सू आपका बेसिकली वहाँ अक्रू हो गया है, लोकस स्टैंडाई आपका बन गया है कि कोई गलत तौर पर उस राइट को डिनाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ वुकला बड़ा यहाँ क्लियर नहीं होते जी, किसी जगह खाली सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल करना होता है, ठीक है, तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन विद परमानेंट इंजंक्शन फाइल कर देते हैं, ठीक है। और किसी जगह डिक्लेरेशन करना होता है विद परमानेंट इंजंक्शन और वो खाली परमानेंट इंजंक्शन कर लेते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। मसलन आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं जी, तो ये किसी ने कुछ जेली डॉक्यूमेंट के जरिए आपके नाम से आगे मुंतकिल कर ली है, ठीक है, अपने नाम करा लिए किसी और के नाम करा दिए, तो अब आप दावा करते हैं परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, कि मुझे यहां से डिस्पोज ना किया जाए, ठीक है। भाई डिस्पोज तो आपने होना है अल्टीमेटली, क्योंकि मालिक कोई और बन चुका है। बड़ी बड़ी अहम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, बड़ी अहम, ये वोकला के लिए बड़ी जबरदस्त टॉप क्लास बात है। मैं अभी इस पे अगले क्वेश्चन भी करूंगा जनाब। आप मालिक रहे नहीं है, आपके खिलाफ रिकवरी या पोजेशन का दावा हो सकता है सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, या सेक्शन 9 का कहीं दावा हो सकता है कोई फोर्सेबली विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह हो तो, या कोई दीगर और किसी तरीके से वो स्टोरी बना के फोर्सफुली एंटर हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, कोई इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का या किसी का। अब आपने दावा करना है जी, तो आपका दावा परमानेंट इंजेक्शन नहीं होना, ठीक है, ठीक है जी। आपने कि मुझे फोर्सफुली डिस्पोज ना किया जाए, क्योंकि ये एक आर्जी रिलीफ है आपका, ठीक है, कि मुझे डिस्पोज ना किया जाए, यू आर इन पोजेशन। लेकिन बेसिकली आपका सूट होना चाहिए सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है,
विद परमानेंट इंजेक्शन, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन। अब डिक्लेरेशन क्या सीख कर रहे हैं, एक तो कि ये डॉक्यूमेंट को जेली फर्जी बोगस है, इट दिस डॉक्यूमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड एज void ab initio, nullity in the eye of law, being fake, false, frivolous, bogus, and the same be cancelled, cancellation as section 39 of the special relief act, ठीक है, कि इसको कैंसिल भी किया जाए। अब आप कहते हैं कि साथ परमानेंट की भी डिग्री जारी किया जाए कि मुझे यहाँ से परमानेंटली कोई डिस्पोजेस फोर्सेबली वो ये भी ना करे, ठीक है जी, और मेरे राइट में इंटरफियर भी ना करे। अब जब डॉक्यूमेंट कैंसिल होगा, वो जो जेली बना हुआ है, ठीक है जी, आपको लॉफुल ओनर भी डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, कि लॉफुल ओनर आप हैं, ये गलत डॉक्यूमेंट है, कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, डिक्लेयर हो गया, और उसमें परमानेंट की डिग्री भी मिल गई कि भाई मालिक आप हैं। उसका तो टाइटल वैसे ही उड़ गया, टाइटल अदालत ने कैंसिल कर दिया जो उसका था, ठीक है जी। तो अगर खाली परमानेंट इंजेक्शन कर लेंगे तो इसका मतलब है टाइटल उसका इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है जी। आप सारी उम्र वो दावा चलाते रहे, अल्टीमेटली आपको जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सेम चीज एक सूट फाइल हुआ 2010 में, जी 2010 में हुआ, एक बड़े नामवर वकील साहब ने उसमें सूट किया परमानेंट इंजंक्शन का, ठीक, उसमें मैं डिफेंडेंट था, ठीक, उन्हें कहा इलीगल डिस्पोजेस ना किया जाए, हमने कहा इलीगल डिस्पोजेस नहीं करेंगे, ठीक, केस डिस्पोज ऑफ की बजाय वो डिग्री हो गया, ठीक, ठीक हो गया जनाब, ठीक। उसके बाद एक्चुअली था एक एग्रीमेंट टू सेल था एक शॉप का 39 LG का, ठीक, लाहौर होटल में। अब 39 LG का मैं उसमें एग्रीमेंट टू सेल था, टोटली कंसिडरेशन अमाउंट पेड थी, ठीक, ठीक हो गया ना। मालिक ओनर जो है ना उस वक्त तक उसमें लास्ट टाइम 2010 में वो ओन कर रहा था, यस मैंने ही आपको सेल प्लेंटिफ को वो किया, सेल किया जो ना, ये कौन है जो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए। जब वो इलीगल डिस्प्लेस हो गया, लेकिन मैंने वहाँ पे उसमें स्टेटमेंट दी कि मुझे उसमें अपना दूसरे जो कानूनी आपके पास उसका वो यानी हक महफूज रखता हूँ, ठीक। मैंने सूट फाइल किया, सूट फॉर आपके पास डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसलेशन, पोजेशन एंड विद परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजेक्शन, ये मैंने सूट फाइल कर दिया। अब अनफॉर्चुनेटली अनलकीली कि सूट जो है ना मेरा वो आफ्टर 6 मंथ पार्टी इंतहाई वीक थी, यानी उसकी उसमें 4 सिर्फ बेटियां थी, खुद उसमें बैकबोन का प्रॉब्लम था, पहले भी 10 साल बाद गया, यानी उस बैकबोन की वजह से। अब ये हुआ कि उन्होंने कोर्ट फीस जमा नहीं करा सके, कोर्ट फीस जमा नहीं करी, उनने केस खारिज कर दिया जनाब। अब फिर पार्टी 2011 के बाद मेरे पास 2016 में 13 में आती है, फिर एक फाइल होता है, फिर कोर्ट फीस नहीं होती, फिर खारिज होता है। 2016 में सेम आपके पास फाइल होता है, वो भी आपके पास, फिर उसमें काउंसिल चेंज होता है, वो चले जाते हैं। अब 2020 में मेरे पास 19 में वो वापस आते हैं। 19 में आने के बाद जो है ना मुझे कहते हैं जनाब अल्लाह की बड़ी गलतियां हुई, तो अब इसको जो है ना अब कैसे देखेंगे जो ना। अब हालांकि उन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है, चेली आपके पास उन्हें 39 LG नहीं आपके पास, उनमें आपके पास। अच्छा, फिर मैंने जब वेरिफिकेशन करवाई भी इनमें पता तो चले भी ये कैसे ओनर हो गए हैं। अब जो 39 LG शॉप थी, अब उसमें हमने उसमें डेट ओनर से ली। अब वो कहाँ से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, उसका नाम भी डेटल भी जबरदस्त यूनिक है कि मोहम्मद नवाज वर्सेस मोहम्मद नवाज। उसने ली, मोहम्मद नवाज ने ली शहद समी से 39 LG, शहद समी ले रहा है आपके पास वाजिद, उसमें एक थर्ड पर्सन से आपके पास है ना 39 LG, वो ले रहा है आपके पास वाजिद इलियास से 39 LG, वाजिद इलियास ले रहा है जमील से 39। जब मैं लास्ट पे देखा वो जो जमील है वो पावर जनरल पावर टैंक रखते हैं 54 का, पीछे जब गए 54 का मालिक था, 39 उसमें वो सेल कर दीजिए ना। अब यहाँ पे मैंने बड़े उसमें क्वेश्चंस रेज होते हैं कि लिमिटेशन कैसे कवर होगी मौल साहब। अब देखिए उसमें हमने अगर सूट 2020 में राइट उसके देखिए वो तो ओनर है, एग्रीमेंट टू सेल ओनर तो नहीं है। अब एक एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ, लेकिन मालिक उसको आज अब करंटली नहीं पता कि उसको ओन करता है कि उस एग्रीमेंट को नहीं करता, लेकिन वो तो फ्रॉडुलेंटली बैठे हुए हैं, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। देखें बात ये है, डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस से प्लेंट रिजेक्ट हो गई, ठीक है, फ्रेश सूट बार नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रेश सूट की लिमिटेशन ऐसे काउंट होगी
जैसे कभी आपने पहले दावा दायर ही नहीं किया, ठीक है, लिमिटेशन का आपको बेनिफिट नहीं हो सकता, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ी हर्डल जो है वो लिमिटेशन है, ठीक है। और लिमिटेशन मतलब पुराना एक फर्स्ट टाइम दावा दायर करना हो तो आपके लिए लिमिटेशन को कवर करना काफी हद तक आसान होता है, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट मेरे आज नॉलेज में आया है, दिस फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट केम इनटू माय नॉलेज ऑन सच एंड सच डेट, ठीक है। वो आप फर्जी अपने पास से लिख लेते हैं कि जी मुझे तो 1 महीना पहले पता चला है, 15 दिन पहले पता चला है, पहले मेरे नॉलेज में नहीं था। अब आपने वो पहले 2010 में किया, फिर 13-14 में किया, फिर 16 में किया, फिर 20 में किया, अब वो डिफेंस आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। सर्टनली वो डॉक्यूमेंटली प्रूफ है कि आपके नॉलेज में 2010 में हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लिमिटेशन कितनी है, किसी कैंसिलेशन की 3 साल है, किसी में डिक्लेरेशन की 6 साल है, डिक्लेरेशन की 12 साल है, 12 साल है, मैक्सिमम 12 साल है, 12 से ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है जी। तो बेसिकली लिमिटेशन से आपका केस जो है वो हिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। लेकिन वो जो बैठे हुए हैं फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट्स बेस्ड बात है, अच्छा, फ्रॉडुलेंटली बैठे हुए हैं, उसका क्या जी। देखें, लिमिटेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है, ठीक है, कि वो सबसे पहले देखा जाना है। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट देखें, ठीक है, ऑल सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशंस, ठीक है, रिव्यू शैल बी डिसमिस्ड इफ नॉट विद इन टाइम या बार्ड बाय टाइम या वो ये, और ये अगर डिफेंस ना भी लिया हुआ हो तो ये जो एपिलांट है या प्लेंटिफ है ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो साबित करे कि हिज सूट इज विद इन टाइम, विद इन टाइम, और सूट की कंडोनेशन जो है वो सेक्शन 5 में सूट की कंडोनेशन नहीं है, अच्छा, उसमें अपील की है, एप्लीकेशन सफिशिएंट काज की, एप्लीकेशंस की है, रिव्यू की है, रिवीजन की है, सूट की नहीं है, सूट की नहीं है, सूट का वहां लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, और सूट का लफ्ज ना इस्तेमाल करने का लेजिस्लेचर की इंटेंशन नजर आती है कि मसलन अपील में 30 डेज टाइम है या मैक्सिमम 90 डेज टाइम है, या किसी दफा को CPLA है या अपील सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है तो आपका 60 दिन या 30 दिन है या कहीं 20 दिन है, यानी एप्लीकेशंस का मैक्सिमम टाइम तकरीबन 90 डेज है, ठीक है, 90 से ज्यादा कोई नहीं है जी। तो इसका मतलब एक शॉर्ट टाइम है, तो इसलिए उन्होंने डिले कंडोन करने की सफिशिएंट काज अगर बताएं तो डिले कंडोन हो सकता है, ठीक है, वो भी आजकल वैसे अदालत कंडोन नहीं कर दिया, शुक्र कर दिया ना कोई कंडोन डिले वाला केस आवे तो ना मेरिट टच करने पे ना कुछ टच करना पिया, तो 1 सेकंड फड़का के उधर सटो जी खारिज। नहीं मौलवी साहब, इस पे मुझे ये देखें, वैसे उसमें कानून से हट के एक बात उसमें जाना कि देखें, एक राइट उसका है, पेमेंट उसकी टोटली पेड है, मालिक उसको, ओनर जो है उसको आज भी उसको वो ओन करता है, ठीक है ना, तो एक फ्रॉडुलेंटली एक बंदे ने दो नंबर वो बढ़ा के बैठा हुआ है, तो उसमें इसका क्या? देखिए बात ये है, पहली बात है कि मेयर एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट अनलेस इट कन्वर्टेड इनटू सेल डीड रजिस्टर्ड, यानी खाली डिग्री भी आपको राइट नहीं देगी, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्म एग्रीमेंट टू सेल की, ठीक है, डिग्री को फिर आपने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, और उसके तहत आगे सेल डीड बनना है, ठीक है, वो अदालत जो है बकायदा अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करके सब रजिस्ट्रार के पास भेजती है, तो वहाँ जाके वो सारे बयानात होते हैं, तो वो सेल डीड जब एग्जीक्यूट सब रजिस्ट्रार से होगा तो उस वक्त आपका राइट क्रिएट होगा, ठीक है, उससे पहले एग्रीमेंट टू सेल आपका कोई राइट क्रिएट नहीं करता, ठीक है। अगली बात है कि वो डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल अगर वो फोर्ज्ड है, मतलब जनरल टर्नी या कुछ है जी, वो तो 54 का है, अब शॉप उसने सेल करी 39, नहीं हाँ ठीक हो गया ना, ठीक है, तो इसके बारे में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो जो सेल डीड है वो वाइड एबनिश हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट जनरल ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट एंड ऑथोराइज्ड ठीक है,
टू सेल आउट दिस शॉप। ठीक है जी, मतलब मुझे प्रॉपर्टी जनरल अटर्नी इस दुकान का, इस रिहाइश का दिया हुआ है, इस कोठी का दिया हुआ है, मैं सेल कर दूं नेक्स्ट कोठी कर दें, या जाके बैरियर टाउन में आप मकान सेल कर दें, वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। या एंटायर प्रॉपर्टी का दिया हो तो फिर कर सकते हैं जॉइंट तो वो तो हो गया इलीगल, अनलॉफुल। ठीक है। अब जो तमिल मुख्त साहब का दावा है वो चल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए लिमिटेशन 3 इयर्स है। 3 इयर्स है, वो तो इस तरह उड़ जाएगा। ठीक है। कैंसिलेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका नहीं होगा, क्योंकि जब आपका एग्रीमेंट टू सेल ही उड़ जाएगा तो आपका आगे लोकल स्टैंडाई कोई नहीं रहेगा। अब जो असल मालिक है जिसने आपको बेची हुई है, आप उसकी तरफ से डिक्लेरेशन का दावा करके कैंसिल करा के, ठीक है, तो फिर अपने नाम करा लें। तो या फ्रेश एग्रीमेंट, वो तो डेथ हो गई उसकी, जिसका एग्रीमेंट हुआ था वैसे भी उसकी डेथ हो गई, उनके वारसान से अगर उसमें फ्रेश एग्रीमेंट कर लिया जाए, हाँ फ्रेश एग्रीमेंट कर ले, फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, हाँ फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, क्योंकि फिर तो वो लिमिटेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तो लिमिटेशन आगे नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पुराना एग्रीमेंट टू सेल तो अब आपका नहीं चल सकता। अमोल साहब देखिए, केसेस जो डिस्कस उसमें करने हैं एक्चुअली तो उसमें लायर्स के हवाले से हैं ये, जी कि आपके पास जो भी आपके पास देखिए माशाल्लाह नॉलेज है वो हमारे यंग लायर्स तक उन तक पहुंचता रहे जो है ना। तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कस जो है ना, ये हमारा एक मोटो है जनाब का और मेरा जनाब वाला कि हम तक जो है ना पहुँचाए पैगाम जो है ना। तो मौल साहब अल्लाह ताला आपका उसमें आमिर नासिर हो, इतना ही मशकूर है जनाब कि आप तशरीफ लाए जो है ना। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर आप आपके उसमें साथ होंगे जो है ना। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, अब नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मौल साहब के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।